हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र के संदर्भ में संविधान एवं लोक प्रशासन। संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के संदर्भ में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इस संदर्भ में बात करेंगे। पहला प्रश्न था, संविधान संशोधन की विधियां बताइए। 2018 सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है। संवैधानिक संशोधन की विधियां बताइए। संसदीय विधि, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संशोधन पारित किया जाता है। दूसरा, राज्य विधानसभाओं की सहमति, कुछ मामलों में राज्य विधानसभा की सहमति भी आवश्यक है, जैसे कि संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए। दूसरा प्रश्न है, सुशासन का अर्थ बताइए। सुशासन का अर्थ है सरकार और प्रशासन की ऐसी प्रणाली जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और नागरिकों की भागीदारी हो। इसमें सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार की रोकथाम, कानून का शासन व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा शामिल है। तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य का अर्थ बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य का अर्थ है एक ऐसी राज्य जो अपनी संप्रभुता और शक्ति का उपयोग जनता के लिए करता है, जिसमें लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और समाजवादी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन के लक्षण बताइए। मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा, संसद की सर्वोच्चता, संसद सर्वोच्च संस्था होती है जो कानून बनाने व सरकार को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। तीसरा, कार्यपालिका विधायिका का संबंध है, कार्यपालिका विधायिका से निकलती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। अगला है, विकास प्रशासन की विशेषताएं बताइए। विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं लक्ष्य आधारित योजना, जन सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे नागरिकों के जीवन में सुधार हो सके। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण का अर्थ बताइए। लोक प्रशासन में अभिप्रेरण का अर्थ है कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें और रणनीतियां, जिससे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। अगला है सेक्शन 2, शब्द सीमा 60, 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं इसमें प्रश्न। संवैधानिक उपचार के अधिकार की विवेचना कीजिए। संवैधानिक उपचार के अधिकार का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपचार प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 से 226 के तहत प्रदान किया गया है। 32 व 226 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या की गई है। इसका महत्व है मौलिक अधिकार की रक्षा करना, दूसरा न्यायालय की भूमिका, तीसरा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। प्रकार है, पहला, रीट याचिका। रीट याचिका दायर कर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राहत प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, न्यायिक समीक्षा। न्यायालय सरकार के कार्यों और कानून को समीक्षा कर सकता है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान एवं लोक प्रशासन में अगला प्रश्न है, विधि निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। विधि निर्माण की प्रक्रिया एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण चरणों में पहला, सरकार द्वारा नीतियों का निर्माण करना। दूसरा, विधेयक का प्रारूप तैयार करना। तीसरा, कैबिनेट की मंजूरी। चौथा, विधेयक संसद में पेश करना। पांचवा, समिति की समीक्षा करना। छठवां, मतदान और पारित करना। सातवां, राष्ट्रपति की मंजूरी। आठवां, विधि का अधिनियमन। नौवां, कार्यान्वयन, समीक्षा व संशोधन। यह सभी जो है सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका का विवेचन कीजिए। पहला है, कानून और व्यवस्था। कलेक्टर जिला में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, प्रशासनिक कार्यों का संचालन। कलेक्टर जिला प्रशासन के विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं, जैसे कि राजस्व संग्रह, भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव आदि। अगला है, विकास कार्यों की निगरानी। कलेक्टर जिला के विकास कार्यों की निगरानी रखते हैं और उसकी प्रगति की समीक्षा करते हैं। चौथा है, नागरिक सेवाओं का प्रावधान।
कलेक्टर जिला में नागरिक सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। 5वां, आपदा प्रबंधन। कलेक्टर जिला में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं और आपदा के समय राहत कार्यों का संचालन करते हैं। अगला है सेक्शन 3, शब्द सीमा 100 निर्धारित है, अंक 8 निर्धारित। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राष्ट्र की संप्रभुता और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह राष्ट्रपति की प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल है, पहला, कार्यपालिका शक्ति। पहला, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति कराना। दूसरा, प्रशासनिक आयोग का गठन करना। तीसरा, संघीय क्षेत्रों का प्रशासन। विधायी शक्तियों में सम्मिलित है संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान व लोकसभा भंग करना, सत्रारंभ में भाषण देना आदि। न्यायिक शक्ति में सम्मिलित है क्षमादान की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्रदान करना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्ति दिलाना। सैन्य शक्ति के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति सेना प्रमुख होना, युद्ध व शांति की घोषणा करता है। अगला है राष्ट्रपति की सीमाएं। मंत्रिपरिषद की सलाह। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, खासकर जब वे मनमाने या तर्कहीन हो। राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की होती है। अगला प्रश्न है संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा का संगठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के संगठन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते। कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यपाल पहले भी भंग कर सकते हैं। 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। इनकी प्रमुख शक्तियों में सम्मिलित है विधायी शक्ति। विधानसभाओं को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वित्तीय शक्तियों में विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है और धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। कार्यपालिक शक्ति। विधानसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को त्यागपत्र देना होता है। निर्वाचन संबंधी शक्ति। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अधिकारों में शामिल है विधानसभा को वाक स्वतंत्रता और विशेषाधिकार प्राप्त है। विधानसभा के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है। विधानसभा अपने सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों की रक्षा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा संगठन के प्रमुख कार्यों की यदि हम चर्चा करें, पहला, विधानसभा का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। विधानसभा राज्य के बजट को पारित करती है और सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है। विधानसभा मंत्रियों से प्रश्न पूछकर और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार पर नियंत्रण रखती है। अगला है सेक्शन 4, शब्द सीमा 125। 10 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अधिनियम ने छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत शामिल होते हैं। दूसरा, निर्वाचन प्रणाली। अधिनियम में पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की, जिससे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया जाता है। अगला है पंचायतों की शक्तियां व कार्य। अधिनियम ने पंचायतों को विभिन्न शक्तियों व कार्य सौंपे, जैसे कि ग्राम विकास की योजना बनाना, सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम को लागू करना। चौथा, महिला व SC/ST आरक्षण। अधिनियम ने पंचायतों में महिला व SC/ST आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे इन वर्गों की भागीदारी बढ़ सके। पंचायतों का वित्तीय संसाधन। अधिनियम ने पंचायतों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने की व्यवस्था की, जैसे कि करों व अनुदानों के माध्यम से। छठवां, पंचायतों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण। अधिनियम ने पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करने की व्यवस्था की, जैसे कि जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की मुख्य विशेषताओं व महत्व में सम्मिलित है
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम ने पंचायतों को अधिक शक्तियां और संसाधन प्रदान किए, जिससे वे स्थानीय विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सके। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रारंभिक एवं अपीली क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। यह जो है 8वां में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु संविधान के आर्टिकल 231 के अनुसार यदि संसद चाहे तो कानून के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल अधिकारों की रक्षा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। अगला है न्यायिक समीक्षा। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के निर्णयों व कार्यों को न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तीसरा, नागरिक व आपराधिक मामले। उच्च न्यायालय के पास नागरिक व आपराधिक मामलों के रूप में मूल अधिकार हैं। अपीली क्षेत्राधिकार। पहला, निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ। उच्च न्यायालय के पास निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। दूसरा, सिविल व आपराधिक अपीलें। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के सिविल व आपराधिक दोनों प्रकार की अपीलें सुनता है। तीसरा, न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करता है और उन्हें पलट सकता है या संशोधित कर सकता है। इसके महत्व में सम्मिलित है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का प्रारंभिक और अपीली क्षेत्राधिकार राज्य में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च न्यायालय के पास मूल अधिकारों की रक्षा करने और न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार होने से राज्य के नागरिकों को न्याय प्राप्त कराने का एक महत्वपूर्ण मंच मिलता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा और सुधार किए जा सकते हैं, जिससे न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।